Financial Inclusion and New Business, National Payments Corporation of India to please join us on stage. KP Saha, Managing Director, Sansriya Technologies Private Limited. Bhavit Godiwala, Deliverable Manager, India, North Asia and Southeast Asia, Infosys Pinnacle. Shashank Joshi, Managing Director, M Mobile Payments Limited. Rahil Patel, CISO, Kalapur Commercial Cooperative Bank. Jayesh Chatpal, Head IT, Rajkot Nagrik Sahakari Bank. Gautam Godaria, Chief Executive Officer, Comsur. Subrata Sahar, Senior General Manager, Sales, Euronet Services India Private Limited. Ganana Shekaran, CEO, Best of Beats Software Solutions. Please have a round of applause for all the speakers on the stage. Without taking any more time, I would request Pushpendra Singh, sir, the moderator of the session, to please start the session. जय श्री गुजरात में आया हूँ, गुजराती बोल नहीं पाता लेकिन समझ लेता हूँ। कोशिश इसलिए करूँगा कि केवल हिंदी में बात करूँ। उम्मीद है आप लोग क्षमा करेंगे कि गुजराती में नहीं बोल पा रहा हूँ। हिंदी चलेगी, चल जाएगी, ठीक। और हिंदी में कोशिश करूँगा कि ऐसा वो पंजाबी हिंदी ना हो, हिंदी। थोड़ा सा समय है, स्पीकर बहुत ज़्यादा है। एक बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने सोचा कि क्या किया जाए। इन्होंने आगे पूछा था प्रेजेंटेशन, मैंने नहीं, बिल्कुल प्रेजेंटेशन नहीं है, केवल कुछ शब्द ही कहूँगा। तो एक पिछला सेशन था टेक्नोलॉजी का। ये सेशन था जिसमें कि बार बार कहा गया कि टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते, और अधिकतर यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की, अडॉप्ट की है। और अक्सर बैंकों में ये बात होती है, राजस्थान चलिए हमेशा ये भी पूछा करते होंगे कि साहब आफ्टर सीबीएस व्हाट, सीबीएस के बाद क्या? सीबीएस कर दिया, हर बैंक पूछता है साहब आपने कहा सीबीएस करने का, सीबीएस कर दिया, अब क्या? तो सीबीएस के बाद जब सोचा जाए, सब कुछ सीबीएस के बाद ही है। सीबीएस केवल नींव रखी गई है जिसके ऊपर अभी तो मंजिल बनती है, और वो मंजिल है आज की तारीख में। अगर एक छोटे शब्द में कहा जाए तो पेमेंट सिस्टम। आज अगर कोर बैंकिंग नींव रखी गई तो उसके ऊपर बनेगा पेमेंट सिस्टम। जब पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो ये बड़ा एक ऐसा शब्द है कि जहां बात की जाती है कि साहब ये है क्या, पेमेंट सिस्टम है। तब आप खाते खोलते हैं, पैसा रखते हैं, उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल करना है, यूज करना है, वापरना है। या तो आप सेवाएं लेंगे, कुछ खरीदारी करेंगे, कुछ उसका उपयोग करेंगे किसी सर्विसेज के लिए, किसी चीज खरीदने के लिए। और ये आता है कहीं ना कहीं पैसा, जब आपने सर्विसेज या गुड्स ली तो आपने उसका पेमेंट करनी है, तो वो आ गया पेमेंट सिस्टम। और जिस संस्था से मैं आया हूँ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था है जिसको कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी दूरदृष्टि से इसका एक सोच विचार किया था और बताया था कि इस प्रकार की संस्था एक रिटेल पेमेंट सिस्टम भारतवर्ष को बनी है, ये जो सब रिटेल पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आज यहाँ बैठे जितने व्यक्ति हैं, निजी तौर पर अपने जेब में कार्ड जरूर लेके बैठे हो। कार्ड लेते हैं तो ये कहते हैं साहब मैं जिस भी बैंक का कार्ड है, किसी और बैंक में खाता है, किसी और का एटीएम है, मैं जाता हूँ और कार्ड से पैसे निकाल पाता हूँ। ये जो एक सुविधा प्रदान की गई, ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन के द्वारा भी प्रदान की गई कि आप किसी भी कार्ड को किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक पूरा 1,90,000 एटीएम जो इस समय करीब 2 लाख पहुंच गए हैं एटीएम पूरे भारतवर्ष में, उनको किसी भी प्रकार किसी बैंक के एटीएम कार्ड के साथ आप यूज कर सकते हैं। ये एक सुविधा प्रदान करें। उसके बाद आया कार्ड इटसेल्फ। जब भी कार्ड की बात होती थी तो ये
लोगों के दिमाग में आज भी जो यहाँ बैठे हैं शायद उनमें से सभी ये जानते होंगे, जहाँ कार्ड की बात हुई तो वहाँ दो नाम याद आते थे, वीज़ा और मास्टर, जो एक बाहर के देश की से आया हुआ है सोल्यूशन है। तो ये भी भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इसका भी एक सोल्यूशन होना चाहिए जो भारत मेक इन इंडिया अभी आया, ये इससे पहले हो गया कि ये भारत का अपना कार्ड होना चाहिए। तो रुपए नाम से एक नया कार्ड बनाया गया जिसको कि भारत नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने 1.5 साल में इसे खड़ा किया, जो कि अधिकतर देखा गया है कि दूसरे देशों में करीब करीब इसमें 1 दशक लगता है, 10 वर्ष लगते हैं इस प्रकार के सिस्टम को बनाने। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ये केवल डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं साहब क्रेडिट कार्ड कब आ रहा है, तो हम ये बता दें साहब क्रेडिट कार्ड आपको मार्च 2016 से रुपए क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध हो जाए। अब पेमेंट की बात आती है तो चेक की बात आती है। साहब चेक तो हम यूज करते हैं, तो चेक का क्या किया जाए? तो आज चेक जो है वो आप जो क्लियरिंग होती है यहाँ सभी बात में और पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर भी है, चेक ऑफ क्लियरेंस कागज जो चेक वो ट्रैवल नहीं करता है, केवल आपकी ब्रांच से ईमेल जाती है उसकी। तो चेक ट्रांसलेशन सिस्टम जो है वो भी एनपीसीआई के द्वारा प्रदान किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष को 3 जगहों पर। मुंबई जो कि इस प्रकार यहाँ के जो कंट्री है गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा, ये पूरा मिला के मुंबई और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये सब मुंबई में सेटल होता है। इसी प्रकार से नॉर्थ में है दिल्ली, वहाँ के नॉर्थ के पूरे बैंक और शहर जो हैं जो माइक्रो सेंटर में से वहाँ सेटल होते हैं। और साउथ में चेन्नई से सेटल होता है पूरे गुवाहाटी तक, पूरा ईस्टर्न यूपी, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया अप टू गुवाहाटी जो है ये चेन्नई से सेटल होता है। तो ये 3 में पूरा भारतवर्ष बढ़ गया है और यहाँ सेटल होना शुरू हो गया है, सुविधा बढ़ गई। अब आगे बात करते हैं साहब ये तो बड़ी पेमेंट हो गई, इसमें हमें क्या फायदा? उसके आगे फायदा जो मिला वो इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम पे मिला। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम पर IMPS जो कि मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग का एक सुविधा प्रदान की एनपीसीआई ने आप सभी ग्राहकों के लिए कि आप अपना जो है एक पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम साहब RTGS भी है, NEFT भी है जो रिजर्व बैंक कहता है सुविधा प्रदान करता है, लेकिन IMPS जो है वो एक अलग हटके है। उसमें अंतर क्या है कि NEFT और RTGS का एक समय शाम को या एक छुट्टी वाले दिन वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि IMPS आपको 24/7 24 घंटे 7 दिन बिना किसी रोक टोक के ये सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ साथ से जुड़ा हुआ एक और जो सुविधा प्रदान की गई वो थी NUUP। NUUP में क्या है, आज हम लोग बात करते हैं साहब हमारा ग्राहक जो है उसके पास स्मार्टफोन कहाँ है, मोबाइल बैंकिंग कहाँ से करें? हमारे ग्राहक जो है उनके पास बेसिक फोन है, वो क्या करें? उनके लिए क्या सुविधा? तो NUUP एक ऐसा सुविधा प्रदान की गई जिससे कि *99# किसी भी फोन पर यहाँ बैठे व्यक्ति आप आज भी कर सकते हैं, यहाँ जो बैठे हैं वो कर सकते हैं। *99# करेंगे, उसके बाद पूछेगा आपके बैंक का IFSC कोड। अगर बैंक का IFSC कोड देंगे तो आपको मेन्यू मिल जाता है। अगर आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है आपके बैंक के साथ, कुछ और अधिक आवश्यक नहीं है कुछ भी करने की। और आप अब इसको हम रीजनल लैंग्वेजेस में भी दे रहे हैं। *99# के बाद अगर 2 डिजिट 2 अंकों का कोड डाल दिया जाए, जैसे 22 है, 23 है, 24 है, इस प्रकार के अगर डाल दिया जाए तो उस भाषा में आपका स्क्रीन आ जाता है। तो ये भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कोऑपरेटिव बैंकों की जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनके लिए सुविधा प्रदान की गई, क्योंकि ये कहते हैं साहब उन्हें तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, तो कैसे करें? तो ये सुविधा आगे बढ़ा दी गई, ये उपलब्ध करा दिया गया। अब जब भारतवर्ष में आधार का चलन चला कि आधार जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, आपका एक आइडेंटिटी है, आधार नंबर है जो बायोमेट्रिक दिया गया और आगे बढ़ता चला जा रहा है, इस सरकार ने उसे और प्रोत्साहन दिया और अभी करीब करीब 800 मिलियन जो है हमारा जो पॉपुलेशन है उसका आधार बन चुका है। और बहुत जल्द कोशिश हो रही है कि पूरी जो है हमारी जनसंख्या है इसको आधार नंबर मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। तो इसको लीवरेज करते हुए एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ साथ माइक्रो ATM जैसे एक यंत्र जो कि एक रिमोट, जैसे कि पहले सेशन में बात चल रही थी कि बैंकिंग आज वो है कि जहाँ कस्टमर आपके पास आके तैयार है, आपको बैंक कस्टमर के पास जाना है, फिर बात होती है साहब वो तो एकदम रिमोट एरिया में रहते हैं, वहाँ कहाँ पहुँचे? वहाँ पहुँचाने के लिए ये भी बात हुई
पिछले सेशन में कि सब ब्रिक एंड मोर्टर जो एक दीवारों से ईंटों से बनी ब्रांच शाखा शायद अब महंगी पड़ती है, बंद नहीं होगी, नई बनानी महंगी पड़ती है, उसको बनाने के लिए अधिक खर्चा पड़ता है, बहुत दूर दराज तक नहीं उसमें बिजनेस बनता है कि उसको बनाने का, तो क्या किया है? इसको देखते हुए ये जरूरी हुआ कि एक माइक्रो एटीएम जो है इसकी सुविधा प्रदान की जाए, जिस पर कि वो आधार नंबर हो या कार्ड हो, जो भी इसकी इच्छा हो कस्टमर की, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये मानते हैं आखिर तक कि कस्टमर किंग है, कस्टमर राजा, वो जो चाहे वो उपलब्ध होना चाहिए। तो चाहे वो बायोमेट्रिक करना चाहे वो अपना कार्ड से स्वाइप करके पिन डालना चाहे, ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके लिए भी ये माइक्रो एटीएम का प्रदान किया गया है। यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई जो कि बैंक को अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लगाते हुए ये आगे ले जाने की आवश्यकता है। इतनी बातें हुई तो ये भी है कि आज जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कहते हैं कि साहब थ्रेट है, हमारे सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है कि साहब नए बैंक आ रहे हैं, पेमेंट बैंक आ रहे हैं। ये भी चर्चा हुई कि सबसे बड़ा बैंक आएगा चाहे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस अगर बैंकिंग लाइसेंस मिल गया, जब भी मिल गया, तो उस समय वो सबके लिए खतरा है कि उनका बिजनेस जो है शायद ये बैंक ले जाएगा, क्योंकि इसकी पहुंच, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस हैं उसके पास, मुझे मालूम है शायद रहेंगे। उनके जो उनके स्टाफ के बारे में चर्चा हुई थी कि उनकी ट्रेनिंग, कोऑपरेटिव बैंक में उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इस प्रकार से उनको भी वो आवश्यकता पड़ेगी। वो भी चाहे उनके पास एक पहुंच है, एक पोस्ट ऑफिस की पहुंच एक छोटी छोटी जगह पर है, लेकिन फिर भी ये जरूरी हो जाएगा कि उनके जो लोग हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर इतनी सी बातें करते हुए मैं माहौल बनाना चाह रहा था कि गुजरात जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। दो राज्य हैं भारत में मेरे ख्याल से, केरला और तीन, बल्कि बहुत अगर टॉप में गिने जाए केरला, कर्नाटका और गुजरात, ये तीन ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर आप ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जब आप बात करते हैं सब टेक्नोलॉजी में हम पिछड़ गए हैं, या हम चाहते हैं कि सब बड़े बैंकों के साथ कैसे अपना अस्तित्व बनाए रखें, तो ये बात होती है कि साहब सर्विसेज देनी है। और ये आश्चर्य की बात है कि जहां पर एक मेनलाइन कमर्शियल बैंक जो है, जब वो अपने कार्ड उन्होंने दिए हैं लोगों को, और दूसरी तरफ अब कोऑपरेटिव बैंक ने कार्ड देने शुरू किए, रुपए कार्ड देने शुरू किए अपने ग्राहकों को, कस्टमर्स को, तो ये लगा कि शायद साहब ये कोऑपरेटिव बैंक वाले जो कस्टमर हैं ये उतने चला नहीं पाएंगे सब कार्ड। लेकिन हमने जब अंदर अपने यहाँ पर आके देखा तो ये पाया कि जबकि मेनलाइन कमर्शियल बैंक में जो कस्टमर्स हैं, जितने कार्ड इशूड हैं और कस्टमर्स हैं जो एक दुकान पे जाके अपना कार्ड स्वाइप करके खरीदारी करते हैं, अगर उनकी एवरेज जो है वो करीब खर्चा है करीब 1200 से 1500 रुपए, एक कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स की जो एवरेज खर्चा करते हैं वो 2600 रुपए पहुंचते हैं। इसका कारण एक ही है कि कार्ड कम इशू किए, लेकिन जितने किए सब यूज करते हैं, सब वापरते हैं। इसका ये मतलब है कि वो जो हमारे दिल में डर है कि साहब हमारे लोग कस्टमर ऐसे हैं, साहब आप समझा करिए, वो नहीं चला पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ हमारा भ्रम है, ये इसमें कोई सत्य नहीं है। आज मोबाइल जो है हर कस्टमर बहुत मुस्तैदी से चला लेता है, उसमें कहीं उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप इसी प्रकार से हमारे को अपने मन से निकाल देना पड़ेगा कि ये जो है कस्टमर जो है वो केवल जो शहरी कस्टमर है वही चला पाएगा, दूसरा नहीं चला पाएगा। ये सब तो हुई पेमेंट सिस्टम की बात, लेकिन इसके साथ जब टेक्नोलॉजी की बात हुई, एडॉप्शन की बात हुई, पेमेंट सिस्टम की बात हुई, तो साथ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसी प्रकार से उसके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते हैं। उसके लिए सरल नहीं है कि आप सिर्फ एक आंख बंद करके सिर्फ टेक्नोलॉजी करते जाएं। आपके लिए आवश्यक है तो उसके साथ साथ एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म भी साथ में उतना ही तेजी से बढ़ाएं, ताकि ये आपका ग्राहक सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे। ये छोटे से बैकग्राउंड के साथ मैं अब ये चाहूंगा कि जो मेरे बाकी पैनलिस्ट हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं
इस सभी कारणों से चीज़ों से जुड़े हुए हैं वो अपने अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर आप लोगों की जानकारी और चर्चा करना चाहेंगे। धन्यवाद। જય શ્રી કૃષ્ણ ભાઈઓ અને બહેનો, મારું નામ ભાવેશ ગોદીવાલા, હું ઇન્ફોસિસમાંથી છું. મને ખબર છે તમારી અને લંચની વચ્ચે હું બેઠો છું અને મારા બીજા પેનલિસ્ટ પણ છે. બહુ વખત ના લેતા 10 મિનિટમાં હું તમને થોડી વાત કરીશ. સહકારી બેંક આપણા દેશની એક બહુ મોટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે ઇન ધ બેન્કિંગ સિસ્ટમ ઓફ ધ કન્ટ્રી. આપણા જે બેન્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી કહેવાય આપણા દેશની, એમાં કોઓપરેટિવ બેંક્સનો બહુ મોટો રોલ છે. 1904માં કોઓપરેટિવ મુવમેન્ટ ચાલુ થયું, ત્યારથી પછી ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે, પછી 1993માં લિબરલાઇઝેશન ઓફ બેન્કિંગ પછી જે કોઓપરેટિવ મુવમેન્ટ વધી છે અને આખો કોઓપરેટિવ બેંક્સનો વિકાસ થયો છે એ ભૂતપૂર્વ છે. કોઓપરેટિવ બેંકના ઘણા એડવાન્ટેજીસ છે, મારે તમને ના કહેવું પડે, તમે તો પોતે જાણો છો. લોકલ માર્કેટ જાણતા હોય લોકો, ઇન ધ લોકલ એરિયા, ફોર ધ પીપલ, બાય ધ પીપલ, ઓફ ધ પીપલ, મેમ્બરશીપ ચલાવતી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. આમાં મોટો એડવાન્ટેજ કોઓપરેટિવ બેંકનો એ કે લોકલ સેન્સ હોય માર્કેટની, કે માર્કેટને શું જોઈએ છે અને તમે એવો સર્વિસ કરી પાડો શકો છો. બહુ મોટામાં મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે કોઓપરેટિવ બેંક્સ આર ગોઈંગ ટુ બી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝિક્યુટર્સ ઓફ ધ બેન્કિંગ વિઝન. આપણે જે નરેન્દ્ર મોદીભાઈનું જે જનધન યોજના છે કે બીજા યોજનાઓ છે, એમાં રીચિંગ આઉટ ટુ ધ રૂરલ માર્કેટ, રીચિંગ આઉટ ટુ ધ ડીપર માર્કેટ્સ, રીચિંગ આઉટ ટુ ધ પીપલ હુ આર નોટ બેંક, જ્યાં બેન્કિંગની સર્વિસીસ જ નથી ગઈ, એવા કસ્ટમરોને, એવા લોકોને બેન્કિંગની સુવિધા પ્રોવાઈડ કરવામાં સહકારી બેંકોનો બહુ મોટો હાથ રહેવાનો છે. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણા ઇકોનોમીમાં અને આપણી બેન્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 4 મેજર ફોર્સીસ છે જેનાથી બધું ચેન્જ થાય છે. આખી ઇન્ડસ્ટ્રી ચેન્જ થાય છે, આખું પેરાડાઇમ ચેન્જ થાય છે. આપણે 4 જે સેક્ટર છે, મેઇન છે કોમ્પિટિટિવ લેન્ડસ્કેપ. હું 4 એસ્પેક્ટ પર એક મિનિટ વાત કરીશ. કોમ્પિટિટિવ લેન્ડસ્કેપ, કસ્ટમર પ્રેફરન્સીસ, રેગ્યુલેટરી ફ્રેમવર્ક અને ટેકનોલોજી ઇવોલ્યુશન. આ 4 મેજર એરિયા છે જ્યાંથી અલગ અલગ ટાઈપનો ઇમ્પેક્ટ આવે છે. કોમ્પિટિટિવ લેન્ડસ્કેપ જોઈએ આપણે તો આજે દરેક ટાઈપની અલગ અલગ કંપનીઓ બેન્કિંગ સેવા આપવા તૈયાર છે. આફ્રિકામાં એક ટેલિકોમ કંપની છે, એણે એમ-પેસા કરીને સર્વિસ લોન્ચ કરી અને દેશના 80% માર્કેટ થઈ ગયા, પેમેન્ટ માર્કેટ. એક ટેલિકોમ કંપની ચલાવે છે. આપણા દેશમાં બી ચાલે છે બધું. આજે નવા પેમેન્ટ સિસ્ટમ આવે છે, નવો ટેલિકોમ કંપની એરટેલ મની એ પોતાનું પેમેન્ટ સર્વિસ ચાલુ કરે છે. તે પ્રમાણે અલગ અલગ નોન બેન્કિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ આર ઓલ્સો ટ્રાઇંગ ટુ ડુ બેન્કિંગ સર્વિસીસ. રિટેલર્સ છે, ટેસ્કો બેન્કિંગ ચાલુ કર્યું છે, ઇન્ડિયામાં પણ આવવાના છે. ટેકનોલોજી કંપનીઝ આવે છે, પેમેન્ટ બેંક. આ સવારથી પેમેન્ટ બેંક ઘણી વાત થઈ ગઈ. પેમેન્ટ બેંક પોતાનો ફોકસ એરિયા સાથે પેમેન્ટ એરિયા માટે આવશે. તો કોઓપરેટિવ બેંક્સને આ બધે કોમ્પિટિશનની સાથે સર્વાઈવ કરવાનું ને એમાં પાછું આપણો ગ્રો કરવાનું. સાથે સાથે રેગ્યુલેટરી ઓવરસાઇટ. કોઓપરેટિવ બેંકમાં તો એમએલ ડબલ રેગ્યુલેશન છે, આરબીઆઈ પણ છે અને કોઓપરેટિવ કમિશન પણ છે. ટુ એડ ટુ દેટ આપણા બેઝલ 3 કેપિટલ એડિક્વસી રિક્વાયરમેન્ટ, આરબીઆઈનું ઇન્ક્રીઝિંગ રેગ્યુલેશન, એ બધું બી કોઓપરેટિવ બેંક્સે has to comply with all of that. If regulation itself is putting a pressure on the profitability. Right? Customer preferences are changing. आज कस्टमर से जैसे
એને મોબાઈલ પર જોઈએ છે, એના ઘરમાં બેન્કિંગ જોઈએ છે, અલગ અલગ ચેનલ્સ જોઈએ છે, અલગ અલગ સેવાઓ જોઈએ છે. આજકાલ ડિજિટલ બેન્કિંગની વાત ચાલે છે, જે કસ્ટમરને એના કંઈ કર્યા વગર એને સામેથી સર્વિસીસ આવે, કે તમે શોપિંગ મોલ પાસે નીકળતા તો ત્યાંની ઓફરો આવે, એ બધું આખું ચેન્જ કરે છે ઓન ધ impact on how cooperative banks or even the banking industry will get impacted in the overall scheme of things. અને ટેકનોલોજી ઇવોલ્યુશન તો છે જ અલગ. હવે આરબીઆઈ મેન્ડેટ કર્યું છે કે કોર બેન્કિંગ સિસ્ટમ લગાવવાનું, એની ઉપર કોર બેન્કિંગના ઉપર અલગ અલગ છે. સિંહ સાહેબ વાત કરી, પેમેન્ટની નવી ટેકનોલોજી આવે છે, નવા ચેનલો આવે છે. તો ઓલ ઓફ ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ઇમ્પેક્ટ ધ કોઓપરેટિવ બેંક્સ. આમાં ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે બેંક શું કરે, કોઓપરેટિવ બેંક્સ કેવી રીતે સર્વાઈવ કરે. એક તો ઇનોવેશન જોઈએ, ઇનોવેશન ઇન સર્વિસીસ, ઇનોવેશન ઇન પ્રોસેસ, ઇનોવેશન ઇન થિંકિંગ, અને વેલ્યુ બેઝ પાર્ટનરશિપ બનાવે. જે પાર્ટનર્સ એની બેંકને, તમારી કોઓપરેટિવ બેંકને વેલ્યુ આપી શકે, એને તમારી કોઓપરેટિવ બેંકને ગ્રો કરાવી શકે. અલ્ટિમેટલી ધ ફોકસ ઇઝ તમે કેવી રીતે ગ્રો કરો, રેવન્યુ આવક કેવી રીતે વધારો, ડિક્રીઝ ધ કોસ્ટ ઓર ઓપ્ટિમાઇઝ ધ કોસ્ટ, કે ખર્ચા કેવી રીતે કમ કરો, ઓછા કરો, અને પ્રોફિટેબિલિટી વધારો. આજે મોસ્ટ ઓફ ધ કોઓપરેટિવ બેંક્સ ની પ્રોફિટેબિલિટી 8 થી 10% રેન્જમાં છે. કોસ્ટ ટુ ઇન્કમ રેશિયો બી ખાસો હાઈ છે. એમાં પાછું આ લો રેગ્યુલેશન આવે, બાદલથી આવે, કેપિટલ એડિક્વસી આવે, એ બધું પાછું કોસ્ટમાં એડ કરે. કેવી રીતે તમે તમારો કોસ્ટ ઓછો રાખો, ખર્ચો ઓછો રાખો, કોસ્ટ ટુ ઇન્કમ રેશિયો વધારો, પ્રોફિટેબિલિટી વધારો, એ બધું ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના માટે સવારની ચર્ચા થઈ રહી છે કે ટેકનોલોજી ઇઝ અ સોલ્યુશન. ટેકનોલોજી ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ યુ મેનેજ ઓલ ધ સિચ્યુએશન્સ. તમારે કેવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશનને ચેન્જ કરવું પડશે, એ પણ એક બહુ મહત્વની વાત છે. ટેકનોલોજી તો બધા લગાડશે, પણ તમારે પોતે ઇનોવેટ કરવું પડશે, પોતે ઓર્ગેનાઇઝેશન ચેન્જ કરવું પડશે. આજે અમે લોકો ચર્ચા કરતા હતા કે ટ્રેનિંગ, આજે સવારે આને પહેલાની પેનલમાં વાત થઈ કે બેંકના એમ્પ્લોયીને ટ્રેન કરવા, બેંકના એમ્પ્લોયીને તૈયાર કરવા નવી નવી ટેકનોલોજી, નવી વસ્તુ વાપરવા માટે. એ બધું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ટેકનોલોજી મોડર્નાઇઝેશન તો જરૂરી છે, પણ ટેકનોલોજી મોડર્નાઇઝેશન શું છે, એનાથી ઓપરેશનલ એફિશિયન્સી બહુ વધારવા છે. આપણે ટેકનોલોજી યુઝ કરવાની, અંદરની ઓર્ગેનાઇઝેશનને ઇનોવેટ કરવાનું, નવા પ્રોસેસીસ, નવા પ્રોડક્ટ્સ, મેન્ટાલિટી ચેન્જ કરવાની, માઇન્ડસેટ આપણા એમ્પ્લોયીનો ચેન્જ કરવાનો, અને ઓપરેશનલ એફિશિયન્સી વધારવી છે. ખર્ચા ઓછા રાખવા છે કે ટેકનોલોજી કામ કરે. આપણે ઘણા એમ કે ઓટોમેશન આવશે, ટેકનોલોજી આવશે તો નોકરીઓ જતી રહેશે. એવું નથી, નોકરીઓ નથી જવાની. ટેકનોલોજી અને ઓટોમેશન વાપરીને તમે એટલા જ માણસોમાં વધારે કામ કરશો, વધારે કામ થશે, વધારે ધંધો થશે, વધારે આવક આવશે, પ્રોફિટેબિલિટી વધશે. આખું એંગલ જ ડિફરન્ટ છે. ઓટોમેશનને એવી રીતે જોવાનું, કે ટેકનોલોજીને એવી રીતે જોવાનું કે જે કામ મશીન કરી શકે એ મશીન કરી શકે, જે કામ માણસની જરૂર છે ત્યાં માણસ લગાડો. આજે ઘણા કામ એવા છે જ્યાં મશીનનું કામ માણસ કરે છે. ટેકનોલોજી વાપરી અને કસ્ટમર સર્વિસ ઇમ્પ્રૂવ કરવાની છે. ટેકનોલોજી જુઓ તો ટેકનોલોજીથી તમને આખો કોર બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં 360 ડિગ્રી વ્યૂ ઓફ કસ્ટમર મળે. આખા કસ્ટમરની રિલેશનશિપ મળે તમને. કસ્ટમર શું કરે છે, એના કયા એકાઉન્ટ છે, કેટલા એકાઉન્ટ છે, ક્યાં પૈસા છે, એને શું બિલિંગ પ્રેફરન્સીસ છે. એટલે કસ્ટમર સર્વિસ બી ઇમ્પ્રૂવ કરાય. કમ્પ્લાયન્સ ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જ છે. આપણે રેગ્યુલેટરી કમ્પ્લાયન્સ ઇમ્પ્રૂવ કરવાની, અને આરબીઆઈનો મેન્ડેટ પણ છે. હું 2 મિનિટ વાત કરીશ ફિનેકલની. ફિનેકલ એકમાત્ર કોર બેન્કિંગ સોલ્યુશન છે જે ભારતીય છે, પૂરી તરફ ભારતીય છે. આપણા દેશમાં બનેલું, આપણા દેશમાં શરૂ થયેલું, આપણા દેશમાં વધેલું છે. આજે દેશની ટોપ 10 બેંક્સમાંથી 7 બેંક્સમાં ફિનેકલ ચાલે છે. 69% માર્કેટ શેર છે 36 બેંકનો, એ ફિનેકલ ચલાવે. પબ્લિક સેક્ટર બેંકમાં 26 પબ્લિક સેક્ટર બેંક છે, એમાંથી 12 પબ્લિક સેક્ટર બેંક અમારી પાસે ફિનેકલમાં છે. હવે બેંકના નામ જો તો મારા હાથની આંગળીઓ ઓછી પડી જાય. એક્સિસ બેંક, આઈસીઆઈસીઆઈ, આઈડીબીઆઈ, પંજાબ નેશનલ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, બધી જ ફિનેકલ વાપરે છે.
આટલું તો આટલું ફોરેન બેંકની 8 બ્રાન્ચો 8 બેંકો છે જે ઇન્ડિયામાં એ ફિનેકલ જ વાપરે છે. અને એવું નથી કે ફિનેકલ ખાલી મોટી બેંકમાં જ વપરાય કે ઇન્ટરનેશનલ બેંકમાં જ વપરાય કે પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં જ વપરાય, બધી સાઇઝની બેંકોમાં વપરાય છે. જો 55% રિજનલ રૂરલ બેંકની જેટલી છે, 82 માંથી 45 રૂરલ બેંક ફિનેકલ ચલાવે છે. 104 સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંક અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કોમર્શિયલ કોઓપરેટિવ બેંક જે આપણે નાબાર્ડની અંદર આવે એ બધી ફિનેકલ ઉપર છે. અત્યારે અમે નાબાર્ડમાં 20 મહિનામાં લગભગ 3,500 બ્રાન્ચ અને 20,000 યુઝર આટલી 104 બ્રાન્ચ બેંકમાં કોઓપરેટિવ બેંકમાં લગાડીને આજે ફિનેકલ વાપરે છે લોકો. અને પોસ્ટ ઓફિસની તો વાત થઈ જ, 1.5 લાખ બ્રાન્ચ પોસ્ટ ઓફિસ. This is going to be the biggest core banking in the world. Biggest institution. આખી દુનિયામાં 1.5 લાખ બ્રાન્ચ વાળી બેંક કોઈ છે નહીં. આજે તમે જુઓ તો ઘણી મોટી બેંકો કોઓપરેટિવ બેંકોમાં ફિનેકલ વપરાય છે. કે કોસ્મોસ બેંક કે ન્યૂ ઇન્ડિયા કોઓપરેટિવ બેંક, કાલુપુરમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ચાલે છે. મારા મિત્ર અહીંયા સાથે બેઠા છે મારી. શેરપુર કોઓપરેટિવ બેંકમાં છે, ભારત બેંક, અને મેં વાત કરી નાબાર્ડની સાથે જે 100 બેંકો છે એમાં તો છે જ. 2 મિનિટ બહારની દુનિયા અમને કેવી રીતે જોવે છે. આપણે દુનિયામાં 2 બહુ મોટા એનાલિસ્ટ કહેવાય, ગાર્ટનર અને ફોરેસ્ટર. એ લોકો છે ને રેટિંગ કરે બધી બધા કંપનીઓની, ટેકનોલોજી કંપનીઓના વેન્ડરોની. એમાં ઇન્ફોસિસ ગાર્ટનરના રેટિંગમાં છેલ્લા 8 વર્ષથી સૌથી ઉપર છે, 8 વર્ષ સળંગ. ફોરેસ્ટરના રેટિંગમાં છેલ્લા 6 વર્ષ સળંગ સૌથી ઉપર અમે લોકો. એટલે બહારની ઇન્ડસ્ટ્રી માને છે કે ફિનેકલનું જે સોલ્યુશન છે કે પ્રોડક્ટ છે એ તમારા માટે બેસ્ટ છે. બીજા બી સોલ્યુશન જુઓ, જો મોબાઈલ બેન્કિંગ કહો કે ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ કહો, એમાં બી ઘણા અવોર્ડ મળેલા છે. 2015માં, હજુ તો 6 મહિના થયા છે, 20 ઇન્ડસ્ટ્રી અવોર્ડ મળી ચૂક્યા છે ત્યાં સુધીમાં. અમે છે ને એક સ્ટડી કરી હતી બહારની એનાલિસ્ટની ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્ટડી કરાવી છે. એમનું કહેવું છે કે એ લોકોએ અમારા કસ્ટમર્સની સ્ટડી કરી છે, અમારા ઇન્વોલ્વમેન્ટ વગર, અમને વચ્ચે રાખ્યા વગર ડાયરેક્ટલી કરી છે. એ લોકોનું તારણ એવું નીકળ્યું કે જે ફિનેકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે ને, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા પછી એ લોકોને 50% વધારે રિટર્ન ઓન એસેટ્સ મળે છે ઓન એન એવરેજ અક્રોસ. એટલે ઘણી બેંકોમાં કર્યું એમાં એવરેજમાં આટલું મળે છે. 31% હાયર રિટર્ન ઓન કેપિટલ મળે છે. 8% કોસ્ટ ટુ ઇન્કમ રેશિયોમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે આફ્ટર ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ. 37% રિડક્શન ઇન એફર્ટ્સ. એટલે નવું પ્રોડક્ટ, નવી સર્વિસીસ લોન્ચ કરવી હોય તો તમારી જે મહેનત લાગે, ટાઈમ લાગે, એમાં 37%નું રિડક્શન છે. એટલે ફટાફટ તમારા નવા પ્રોડક્ટ્સ, નવા ઓફરિંગ લોન્ચ કરાય માર્કેટમાં. 35% ટ્રાન્ઝેક્શન કોસ્ટમાં રિડક્શન છે. અને 21% ટાઈમ ટુ સર્વ ધ કસ્ટમર્સ. આ બધા પેરામીટર છે ને એ એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન કાં તો તમારી આવક વધારવામાં આવે, કાં ખર્ચા કમ કરવામાં આવે, અને નેટ પ્રોફિટેબિલિટી વધે. બરાબર. ઇન્ફોસિસ ફિનેકલ એક જે મેં કીધું એકમાત્ર મેડ ઇન ઇન્ડિયા પ્રોડક્ટ છે, મેડ ઇન ઇન્ડિયા કોર બેન્કિંગ પ્રોડક્ટ. અને ઇન્ફોસિસ યોર ટ્રસ્ટેડ પાર્ટનર. એ અમારું આજે પોઝિશન છે અહીંયા. થેન્ક યુ વેરી મચ. I will request KP Saha. Sorry, we have it lined up. I'm really sorry. Yeah, for the presentation. I would request. Just let me find the presentation.
I will take exactly 5 minutes and stop me after 5 minutes if I overshoot my time. 5 minutes exactly. Speak in English, Hindi and Gujarati. I don't need too many slides to prove to you that CCTV is not enough. તમારે બધા બેંકોની અંદર CCTV લાગ્યા હશે, તો મારું એમ કહેવું છે કે CCTV is not enough. હું 3 સ્લાઇડ્સમાં તમને પ્રૂવ કરીને બતાડું છું કે why CCTV is not enough. અને CCTV લગાડ્યા પછી તમારે જે ફાયદો મળવો જોઈએ એ ફાયદો તમને કેમ નથી મળતો એ તમે જુઓ, અને અમારી ટેકનોલોજી લગાડ્યા પછી કઈ રીતે આપને ફાયદો મળશે એ આપ જુઓ. 4 મિનિટ 4.5 મિનિટ રહી છે મારી પાસે. આપે હમણાં ટીવી ઉપર બધાએ આ એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈ હશે, ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला सब देखता है. जो ऊपर वाળો બધું આટલું બધું જોવે છે તો સ્મૃતિ ઈરાનીનો કેસ કઈ રીતે થયો? આપને ખ્યાલ હશે ગોવામાં સ્મૃતિ ઈરાનીનો કેસ થયો તો એમને ત્યાં કેમેરા હતા. પોલીસે જ્યારે જાણકારી કરી ત્યારે ફેબ ઇન્ડિયાના સ્ટોરમાંથી એક માણસે કેમેરાનું પોઝિશન ચેન્જ કરી નાખ્યું. તો કયો ઉપરવાળો જોવે છે? કોઈ ઉપરવાળો જોવાનો નથી, તમારે જોવું પડશે. જો ઉપરવાળા બધું જોવે છે તો પેટ્રોલિયમ મિનિસ્ટ્રીની જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્પિયોનેજનો કેસ થયો તો ત્યારે સીસીટીવી ઓપરેટરે સીસીટીવી બંધ કરી દીધા હતા, અને પછી આવીને કીધું જાઓ ચોરી જાઓ ડોક્યુમેન્ટ, હું સીસીટીવી બંધ કરી દઉં છું. तो अगर खुद का स्टाफ ही इन्वॉल्व है तो ये कैमरा आपको कहां से काम आने वाला? कोई कैमरा काम नहीं आएगा. याद रखिए कैमरा बहुत जरूरी चीज है, मगर वो सिर्फ ये पहला स्टेप है, वो पहला कदम है. हमारे बंबई में बकोला पुलिस स्टेशन में एक शूट आउट हुआ था. करीब 1 महीने की बात है. एक पुलिस इंस्पेक्टर ने दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया, और जब पुलिस उसकी इंक्वायरी करने गई खुद के पुलिस स्टेशन में, तब उनको पता चला कि कैमरा चल नहीं रहा. तो कौन सा ऊपर वाला देखा? हमारे मुंबई में एक स्कूल में एक बच्ची का मोलेस्टेशन केस हुआ. उनका जो डीवीआर था, रिकॉर्डर जो था, वो दिखा रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रहा है. रिकॉर्डिंग हो रहा है मतलब डीवीआर चल रहा है, मगर जब उसमें से टेप निकालने गए तो पता चला कि डीवीआर फेल हो गया. तो कौन सा ऊपर वाला देख रहा है? कुछ मैं छोड़ देता हूं. एक अस्पताल का केस लीजिए, साउथ वेस्ट दिल्ली में बच्चे का अपहरण हो गया, बच्चा चोरी हो गया. चोरी किसने किया? नर्स के कपड़े में आके चोरी करके चले गए. एक ज्वेलर के केस में ज्वेलर के साथ में खाना खाया लोगों ने, 12 लाख रुपए की चोरी करी और रिकॉर्डर उठा के चले गए. तो अब उसमें पुलिस को एविडेंस कहां से मिलेगा? तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, जैसे आप जानते हैं पेशावर में जो हुआ, पेरिस में जो हुआ, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब गवर्नमेंट एक नया कानून निकाल रही है जो ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में लग गया है, महाराष्ट्र में ये कानून आ रहा है और गुजरात में भी शायद आ जाएगा, कि आपको खुद को आपकी सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. और तात्पर्य ये है कि सीसीटीवी सिर्फ इनफ नहीं है, आपको सीसीटीवी को चेक करना पड़ेगा. आप देखिए ये 2 मैसेज में कितना फर्क है. दुनिया सारी में आप देखोगे कि ये आपको साइन दिखने मिलेगी कि हम दिस प्लेस इज अंडर सीसीटीवी, यू आर बीइंग वॉच्ड, दिस इज अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस. फिर भी क्राइम होता है. मगर आप अगर खुद सीसीटीवी चेक करना शुरू कर दें और ये साइन लगाए कि हम सीसीटीवी को रोज चेक करते हैं, तो अपने आप क्राइम आपके यहां कम हो जाएगा. अपने आप आपके यहां बिजनेस प्रोसेस इंप्रूव हो जाएंगे. आपका स्टाफ, आप क्या रोज देख सकते हैं कि आपका स्टाफ एक्चुअली काम करता है या नहीं करता है? नहीं देख सकते हो आप. मगर एक बार ये लगा दीजिए और देखना शुरू कर दीजिए तो सब कुछ हो जाएगा. सिर्फ एक चीज, एक स्लाइड और दिखाऊंगा आपको कि इसका तात्पर्य क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है.
कि सीसीटीवी अकेला लगाने से काम नहीं होगा। आपको डेली सीसीटीवी रिव्यू करना चाहिए। रोज सीसीटीवी चेक करो, सीसीटीवी નું બેકઅપ રાખો કે તમારું જો ડીવીઆર ચોરી કરીને કોઈ ચાલી ગયું તો ડઝન્ટ મેટર, યુ સ્ટીલ હેવ બેકઅપ। અને ઇન્સિડન્ટ જો ઘટના જો તમારે થાય તો અમારી ટેકનોલોજી એ ઘટના આખી ઓટોમેટિકલી પાવરપોઈન્ટમાં બનાવી આપશે, જેથી તમારો કેસ જલ્દી સોલ્વ થઈ જશે। એક જ સ્લાઇડ વધારે કે લોક सीसीटीवी કેમ ચેક નથી કરતા, એક વિચાર કરો। આપ બધા પાસે सीसीटीवी છે, या કોઈ જેની પાસે બેંકમાં કેમેરા ન હોય એ હાથ ઊંચો કરે છે। See, everybody has cameras, सबके पास कैमरा। અને જે લોકો રોજ सीसीटीवी ચેક કરે છે, 24 से 24 કલાક ચેક કરે છે, એ હાથ ઉપાડે। nobody, but no, take it seriously, it is not a laughing matter, take it seriously। And why doesn't anybody check CCTV? Because it is too difficult to check। but with our technology you can check 24 hours of CCTV in 1 hour। 24 કલાકનો CCTV અમારા સોફ્ટવેર ને થ્રુ આપ 1 કલાકમાં જોઈ શકશો। તો આપ જોશો કે નહીં જુઓ? જો 24 કલાકનો CCTV તમને 1 કલાકમાં જોવા મળે તો આપ જોશો કે નહીં જોશો? તો તમને બધી વસ્તુઓનું ધ્યાન આવવા મળશે, ખ્યાલ આવવા મળશે। મારી 5 મિનિટ પૂરી થઈ ગઈ। થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ગિવિંગ મી ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ પ્લીઝ કમ ટુ અવર બૂથ, પ્લીઝ કલેક્ટ ધીસ થિંગ્સ ફ્રોમ અસ। ધીસ લિટલ ડાયરી explains our entire story. Please come, collect it, and we'll be very happy to show you this technology, without which you have no option. There is no option, you will have to do it। Thank you very much। Namaskar, good afternoon. I'll keep it एकदम crisp or concise, जैसे as if it's your starter before your lunch. I know it's already delayed, बहुत देर हो गई है, बहुत विलंब हुआ है, but ये I'll keep it very interesting. तो I am representing a company called Money on Mobile. Money on Mobile RBI approved prepaid issuer है। prepaid मतलब कि आप अपना खुद का धन ई-मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उसकी जरूरत क्या है? अभी आप हर शहर, हर गांव में टीवी में स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और ये सब ऐड देख रहे हैं। तो अभी आपके जो भी कस्टमर है, सहकारी बैंकों के कस्टमर जिनके आपने खाते खोले हुए हैं, वो कस्टमर कहता है भैया आपने मुझे कार्ड नहीं दिया, ऐसा जो फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पे चलता है। तो हम आपको एक सोल्यूशन देते हैं जो कोर बैंकिंग के ऊपर एक परत लगा के आपके साथ बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दे सकता है, जिससे आप अपने कस्टमर्स को बोल सकते हैं कि आप अपना कुछ पैसा मोबाइल मनी में ट्रांसफर कर लीजिए, जिससे आपको ये सुविधा मिले कि आप फ्लिपकार्ट, स्नैपडील में शॉपिंग कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी का कोई झंझट नहीं, अगर आपके पिन कोड में कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध नहीं है। उसी डिजिटल मनी से आप और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं। अपना मोबाइल खुद रिचार्ज कर सकते हैं, अपने परिवार वालों का रिचार्ज कर सकते हैं, बस रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। एनपीसीआई ने बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध की है IMPS करके, जो कि कुछ ही मिनटों में पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है, वो आप हमारे साथ उपलब्ध कर सकते हैं। तो मेरा आग्रह और मेरा विनम्र निवेदन है आप सब कॉर्पोरेट बैंकर्स को कि आप हमारी सोल्यूशन को ट्राई कीजिए। कोई टेक्नोलॉजी कॉस्ट नहीं है। हमारे यहाँ चप्पर साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें सब लोग बोलते हैं कि राजकोट बैंक में कि आप टेक्नोलॉजी बॉटलनेक है, टेक्नोलॉजी स्ट्रेस्ड है, बिकॉज बहुत टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट होते हैं। तो आप हमारे साथ काम करेंगे तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन मिलेगा बिना किसी टेक्नोलॉजी के निवेश के। तो एक ही बात मैं बोलूंगा, सब लोग आपको डरा रहे हैं पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक और ये वगैरह वगैरह वगैरह। मैं 15 साल सिंगापुर में रह के अभी 2 हफ्ते पहले इस नई जॉब में आया हूँ। वहां पे तो कॉफी वाला भी बैंक है, क्योंकि आप लोग सुबह जब उठते हैं आपकी कुछ जरूरतें होती है, एक बिल पे करना है, किसी को पैसा भेजना है, आप सुबह उठ के नहीं बोलते ये आज मैं बैंकिंग करूंगा। कोई भी ये निर्णय नहीं करता कि मैं बैंकिंग करूंगा, बैंकिंग बस हो जाती है। तो इसीलिए बैंक की जो ब्रांच रहे ना रहे, आपके जेब में रहे SBI की तरह या मोबाइल में रहे, बैंक रहेगा।
बट वो क्या क्या चैनल के थ्रू आपके सामने प्रकट होगा वो आपको पता नहीं है। तो 10 अवतार के लिए रेडी हो जाएंगे। हैव अ हैप्पी लंच। थैंक यू। Hi, good afternoon to everyone. We welcome Ms. Mona Kandhar. She is the Secretary of Corporation from Government of Gujarat. A big round of applause, please. And we also welcome Shri Dharmawala sir. Dharmawala sir he was the Registrar of Corporation just till last week, and he is now he is the Commissioner for Fisheries today. Yeah, so sorry. And the new registrar, Mr. Upadhyaya Sahab, is also present with us. So we welcome all from the government side and to represent and make this summit very, very colorful. Thank you very much. I'll just interrupt because since ma'am has to be very early, so I'll ask for for 10 minutes speech from her side. Ma'am, please be ready, and Gaurav, please we'd like to visit you. Ma'am, please come. Gaurav, Dharmawala sir also, please. And Upadhyaya sir, please. I would now like to invite ma'am to please throw a light on the different aspects that the government is looking at, especially on the cooperation sector. Please, ma'am. So I know I'm taking your time just before lunch, so I will not take very long. I'm also new to the department, so maybe in detail we'll keep meeting and we'll keep discussing. But I welcome all the delegates. This is a very, very important sector for Gujarat, and it has very deep roots in our state and also in many other states also, especially some of the southern states and our neighbor Maharashtra also. And I was just taking an initial review, and in the initial review it turned out to be that our state has more than 70,000 cooperatives of different types, of course. There are housing cooperatives, there are banking cooperatives, PACs are also a very important part of it. There are milk cooperatives, there are marketing cooperatives, credit cooperatives, number of such important cooperatives are there. And our primary focus will be to see that their financial health is very much in place. Financial health of these cooperatives will be very important. The services that they provide to the members will also be equally important, and we would like to explore all the important e-platforms for this, like e-auction, e-commerce, all these platforms we would like to explore. And definitely core banking already started being implemented by our district level cooperatives, but we would like to also explore to what extent beneficiaries of PACs can also be benefited by it. So the technological platform, providing a technology platform will be very important for us. Financial health will also be very important, and though it is already quite deep rooted, we would also like to increase its scope as much as possible, especially PACs and milk cooperatives and other cooperatives as well. So our three priorities will be to increase its scope, to provide infrastructure also. Infrastructure, not only electronic platforms but also physical infrastructure is also a big focus on this on the part of state government. We would like to provide infrastructure like godown facilities and storage facilities and other such facilities. Also a capacity building of this sector, it's very important. Now they are also competing with any other commercial sector. So capacity building is also equally important. So these are going to be the focus area, and I would like to be in contact with
technology providers and also financial service providers to assist our cooperatives and take them further. So with these few words, I will request Millets to continue with their schedule, and I wish all the best, and I'm sure this conference will bring out many more insights. Cooperatives have also evolved over a period of time. It has also seen ups and downs like any other sector, but of late it is again going on well, and it has benefited a huge number of citizens, especially on the rural side, and I hope more and more beneficiaries will be benefited by it. Also in urban side, urban cooperative banks have already started taking shape, and they are also spreading their roots very fast. So once again, I congratulate Millets for organizing this conference and bringing all the stakeholders of cooperative sector on one platform. I welcome all the participants from all the walks of related to this sector, and I'll be very much interested in knowing the conclusions of this conference and will definitely take it forward. Thank you. I would request Neeraj Soni sir to please felicitate ma'am with a memento. A huge round of applause for Moon. We may continue the session. જય શ્રી કૃષ્ણ. કાલુપુર કોઓપરેટિવ બેંક તરફથી છું. રાહિલ પટેલ નામ છે. ત્યાં અમે ટેકનોલોજી જોઉં છું. આઈ થિંક આજ સવારથી બહુ બધી વાતો ચાલી છે કે જેમાં આ કોમ્પિટિશન આવશે, તે કોમ્પિટિશન આવશે. હું તમને એક સાદો દાખલો આપું. જ્યારે પીડીએ આવ્યા ત્યારે બધાએ કીધું કે ફોનની ડાયરી જતી રહેશે. આજે તમારા ઘરમાં ફોનની ડાયરી છે કે નહીં મને કહો. ફોર્મ કદાચ બદલાયું હશે, ફોનની ડાયરી આજની છે. બેન્કિંગ ક્યાંય જોવાનું નથી. ટેકનોલોજી આપણે અપ્લાય ક્યાં કરવાની છે કે જ્યાં આગળ તમારી બેન્કિંગ સર્વિસીસને તમે સારી રીતે તમારા કસ્ટમર્સને ઉપલબ્ધ કરાવી શકો. હવે હું તમને એક સિમ્પલ દાખલો આપું, અને હું અહીંયા 30 સેકન્ડથી વધારે ઊભો નહીં રહું, કારણ કે બધા મને ખબર છે બધા જમવું છે. એટલે હું તમને સાદો દાખલો આપું. તમે કોઈની જોડે મિત્રતા કેળવતા હો તો તમે એમની જોડે શું આમ પહેલા મિત્રતા તમારે નવા કોઈ માણસને મળો તમે શું કરો? તો કહો કે પહેલા તો હાથ મિલાવો, નામ પૂછો, પછી કહો કે ગુજરાતી છે તો થોડો પ્રેમ આવે, પછી એમ કોઓપરેટિવમાં તો વધારે પ્રેમ આવે, પછી આપ તમે ક્રિકેટ રમતો હોય ક્રિકેટ રમતો હોય તો તમને વધારે પ્રેમ આવે, તો મિત્રતા થઈ જાય. આ બધું શું છે? એક સીધી જાતની ચેનલો છે. તો બેન્કિંગમાં બી સેમ છે. તમે જેટલી ચેનલો, જેમ કે એટીએમ છે એક ચેનલ છે, કે મોબાઈલ બેન્કિંગ છે એક ચેનલ છે, કે તમારું બ્રાન્ચ સર્વિસીસ એક ચેનલ છે, એ રીતે જેટલી ચેનલો તમે તમારા કસ્ટમર્સને આપશો એટલો કસ્ટમર તમારી જોડે સંકળાયેલો રહેશે. એ સંકળાયેલો રહેશે તો તમારો ધંધો વધશે, તમારો પ્રોફિટ વધવાનો છે. અને તમે જેની માટે છો કે જે આ કોઓપરેટિવ સેક્ટર, રૂરલ સેક્ટરને આપણે સપોર્ટ કરીએ છીએ, ક્રેડિટ ફેસિલિટી આપીને, જે નાનો માણસ કે જેને આપણે આ સર્વિસીસ આપવાની છે, જે મોટી બેંકો, જેમ આગળ આઈ થિંક આપણે વાત થઈ કે પ્રાઇવેટ બેંકો હોય કે કોમર્શિયલ બેંકો હોય, એ લોકોને પ્રોફિટ પહેલો પાયો છે, જ્યારે આપણો સર્વિસ એ પહેલો પાયો છે. એ લોકોને હાઈ નેટવર્થ કસ્ટમર જોઈએ છે. આપણે તો નાનો માણસ હોય એને બી આપણે લોન આપી શકીએ. એ આપણી સૂઝબૂછ છે, એની માટે કોઓપરેટિવ સેક્ટર આપણે સ્થાપાયેલું. તો હું એટલું જ કહું કે જેટલી તમે કસ્ટમરને તમારી રીતની, તમારી જે ઓપરેટિંગ સ્ટાઇલ હોય એમાં તમે ટેકનોલોજીને અપ્લાય કરી અને એનો લેવરેજ લો તો તમને કોઈ રોકી શકવાનું નથી. અને હું એવું નથી કહેતો કે તમે એક ટેકનોલોજી લો કે બીજી ટેકનોલોજી લો. હું એવું કહું છું કે જે રાઈટ ટેકનોલોજી છે, જે તમારા ક્ષેત્રમાં તમને પડલું કંઈક આપી શકતી હોય, એ ટેકનોલોજીને અપ્લાય કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ. Lunch time change. I will not be between lunch and anything.
I will not be taking too much time. I will try my speaking in Hindi as well as English. So, I started my career in Gujarat once I was 17-year-old in 1977. So I'm very proud to be here. सबको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट क्यों टाइम लगता है, क्यों इतना कॉस्ट होता है? Most of the projects are becoming very costly and its scripts. जब go live का टाइम हमारा है वो कम से कम 2-3 महीने, 1 साल, 6 महीने डिले हो जाता है. सबको ये पाया रहता है. क्यों? मैं आपके पास 2 संदेश देना चाहता हूं. एक है स्कोप करें, दूसरा है चेंज करें. ये दोनों चीज हम लोग कंट्रोल नहीं किया तो कोई भी प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा. आईटी प्रोजेक्ट्स खाली नहीं है. मैं सीबीएस इंप्लीमेंटेशन एक्सपर्ट हूं, इसलिए मैं अभी सीबीएस के बारे में थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहा हूं. तो 4 मैसेजेस है स्कोप क्रिप के लिए. हमारा स्कोप क्यों बढ़ जाता है? स्कोप बढ़ने में हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, टाइमलाइन बढ़ जाता है. पहला मैसेज है लीडरशिप लेवल पे वेगनेस है. हमारा जो आवश्यकता है, आवश्यकता लेने के टाइम क्लियर क्रस्प रिक्वायरमेंट्स लेते नहीं है. तो हमको वेगनेस निकाल के क्लियर रिक्वायरमेंट्स लेने का. This is a major factor. अपना लीडरशिप, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, द मैनेजर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, वी कोई भी आके कुछ भी बोल देते हैं. हाँ हम हाँ बोलते हैं, ना नहीं बोलते. वी हैव टू लर्न टू से नो. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द CIOs, especially CEOs, when requirements comes vaguely too much, please learn to say no so that our leadership is very, very strong. This control has to happen. That there are so many stakeholders, business, IT, customers, सब लोग, सबका अपना अपनापन होता है. सब अपना चीज लेना चाहते हैं प्रोजेक्ट में. तो हमको स्टेकहोल्डर रिक्वायरमेंट्स ठीक से, क्लियर से लेना पड़ेगा. उसी हिसाब से हमको जाना पड़ेगा. ये मेजर प्रॉब्लम है. जब भी हम कोर बैंकिंग इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट का एक RFP निकला, रिक्वायरमेंट्स हमने ले लिया, इसके बाद UAT भी शुरू कर लिया, SIT भी शुरू कर लिया. बोले करने से 1 हफ्ता पहले यूजर्स आके देखते हैं, मेरे को ऐसा भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, स्क्रीन ऐसा कलर होना चाहिए, मेरा पुराना सिस्टम में ये फ्रॉड हुआ, ऐसे हुआ, एक नया सिस्टम में ऐसा भी हमको जाना पड़ेगा विदाउट इवन लुकिंग एट दी न्यू प्रोजेक्ट्स फीचर्स एंड सिक्योरिटी फीचर्स. So I'm just going to leave 1 or 2 videos which is going to give you what is this scope creep is all about. This is an absolute mess. It's obvious that each of you don't know what each other's teams are doing. Why have you invited him? Yeah, that's scope creep. He's what happens when you don't have a tool for managing work across your teams. Tool? We don't need any tool. We got everything we need right here in this requirements and specification. Only you can make this world seem right. Only you. So my message to you is, when you are collecting scope, please ensure that these faceless people
जिसका कुछ भी पता नहीं है, वो आपके रिक्वायरमेंट देते जाएंगे, वो देने के समय वो रिक्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं, एक फॉर्म आपके हाथ में पकड़ा रहे हैं। प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम एक फॉर्म फट जाएगा, आपका प्रोजेक्ट विनाश हो जाएगा। अदर मैसेज, दूसरा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, हमको तो चेंज करना ही पड़ेगा। नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं, पुराना सिस्टम सही नहीं है, इसलिए नया सिस्टम टूट रहे, पैसा खर्च कर रहे हैं। बाद में हम कहते हैं नहीं, मेरा पुराना सिस्टम में ऐसा था। अपना यूजर्स हैव टू अडॉप्ट एंड अडैप्ट टू द न्यू सिस्टम्स। बिजनेस ये नहीं बोलेगा मैं पहला ऐसे ही कंफर्टेबल लेवल में था, मैं चेंज नहीं करूंगा। एंड पुराना सिस्टम का फियर्स, ऐसे नेटवर्क क्रैश हो गया, बैकअप क्रैश हो गया, प्रॉब्लम था, यूजर्स वर मेकिंग फ्रॉड, ये सब बाहर निकाल के नया तरीके से हमको नया सिस्टम अपनाना पड़ेगा। This is another video on the change. Please see. Will be unrecognizable. This is not a portrait of the Earth after a devastating global disaster. This is how nature will shape our planet many millions of years in the future. This incredible remodeling is just part of a natural cycle that has shaped the Earth for the last 4 billion years. And will continue to do so until the sun finally destroys its surface once and for all. Today, our continents may seem solid, safe, and forever fixed in place, but they are none of those things. These great landmasses are constantly on the move. Speed up the last few billion years, and one can see the continents sailing across the globe. Powerful forces deep within the planet rip the continents apart and then smash them together in an ever-changing cycle of death and rebirth. Oceans disappear, mountains crumble, and rise again. Landmasses form and reform. Colliding continents are the mightiest force on Earth. When we look at the history of planet Earth, we see that it is full of change. Change is part of nature, and this change continues today and will continue into the future. So, the next slide, I am in the land of Mahatma. Let us imagine if Mahatma is here, would he have changed? I am sure Mahatma would have also changed, adopted and adapted the new technology. Let us see his message of peace. So, हमको सक्सीड करना तो चेंज करना ही पड़ेगा, चेंज के अलावा और रास्ता ही नहीं है. So last, I will be doing an injustice if I don't talk about BBSSL. Best of breed software solutions were promoted to do business while being socially responsible. So we recruit people from rural India, skill them and use them in high-end IT technologies. So our mission is to skill rural youth, grow them and grow with them. So the road to success, 2002 to 2015. Today we are 250 plus engineers and growing. Already 400 engineers हमको छोड़ के बाहर जा चुके हैं. Throughout the world, they are all doing great.
and running many banks' IT systems. So that's a proud moment for us for the past 14 years. So, हमारा गौरव है. We are very proud that very large organizations, they take our services. Our engineers are proving to be nowhere lesser than any pedigree colleges or those who have mama chacha working in great companies and doing something. So you look at most of the banks in India and abroad which are using Finacle. They are doing implementation, customization, giving their own products. So we got accolades and awards from many large consultancy firms and I'd say system integrators. The last message before I go, I want to give. Please ensure when you are implementing new core banking system that you are not transporting the old system into the new system. Stop cosmetic changes. Re-engineer your business processes. Use the features of new system. नया सिस्टम अपनाइए, पुराना सिस्टम बंद करके बात छोड़ दीजिए. So BBSSL focus has been filling up the gaps in core banking solutions and do implementation of Finacle, the world's best CBS solution. We have our own management information systems for regulatory, MIS and other requirements, senior management dashboards, cash innovation module, safe deposit lockers, credit scorecard, interface with other systems. Thank you for the time, and I'm sure I did justice to the time between your lunch and me. Thank you so much. I would request KP Saha sir to please join us. गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो पहले मैं सबसे माफी मांग लेता हूँ, मुझे गुजराती आता नहीं है, तो आई ट्राई टू बी एज हिंदी एंड एज पॉसिबल. तो हमने देखा है पूरा दिन बहुत सारे लोगों ने बोले कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक आ रहे हैं, गांव में घुस रहे, जो कोऑपरेटिव बैंक को खा देगा, हम लोग आईटी इंप्लीमेंट करते हैं. तो आई हैव अ डिफरेंट व्यू. आई रिप्रेजेंट संदिशा टेक्नोलॉजीज. वी आर अ प्योरली आईटी कंपनी हु इज प्रोवाइडिंग ब्रांचलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म. हम लोग बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को भी इंप्लीमेंट करते हैं. फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको हम लोग बोल रहे हैं अभी, जो अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, जहाँ पे हम बैंक मित्रों बोलते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक जो बैंक मित्रों अपॉइंट कर रहे हैं, जो गाँव में जाके बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं. If you see the basic difference between a cooperative bank and the public sector bank, जो बैंक मित्रों के माध्यम से आपके जहाँ पे आप लोग पहले मोनोपोली बिजनेस करते थे, जहाँ पे जा रहे हैं, there is a trust factor because bank is all about trust. एक बैंक मित्र जब नया आ रहा है तो उसको कस्टमर बेस तो अकाउंट तो बोल रहे हैं कि कितने बैंक मित्र ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वेरी फ्यू. इफ यू सी द फिगर, whereas आपके जो एम्प्लॉई है या आपके एजेंट है, कोऑपरेटिव बैंक का हमने देखा है, कोऑपरेटिव बैंक का बहुत एजेंट है या बैंक्स भी है, दे आर आल्सो सिमिलर टू एजेंट बट दे हैव अ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल टुगेदर, हु आर देयर इन द मार्केट फॉर लास्ट many years, many decades, and they have a customer who are believing them. तो एक फेथ बिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है, आईटी इंप्लीमेंटेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड वी बिलीव इन. तो it's not late. I would rather say it's not late that cooperative segment of the banks or the societies are far behind, but I will say that you are much advanced to the other public sector bank in your own area because you have the trust factor. Now only thing is that you have to implement the IT and it does not take more than few months, believe me. तो जो हम लोग बात कर रहे थे बैंकिंग जो पेमेंट सिस्टम है, हम लोग मेनली प्रोवाइड करते हैं ब्रांचलेस बैंकिंग व्हिच इटसेल्फ से दैट आपका जो एक ब्रांच खोलने में जो पैसा लगता है, अगर ब्रांचलेस सर्विस दे सकते हैं आप, तो उसमें खर्चा बहुत कम आएगा. बिकॉज आई अंडरस्टैंड, गुजराती अंडरस्टैंड प्रॉफिट एंड लॉस. एक ब्रांच ऑपरेट करने में अगर लाखों रुपए लगता है, एक ब्रांचलेस सर्विस अगर कस्टमर को दे दो वो हजारों में आता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ब्रांचलेस एंड द ब्रिक एंड मोटर ब्रांच. और मैं बैंकिंग को टेलीकॉम सेक्टर के साथ मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ. आज से 10-12 साल पहले कितने आदमी, हाउ मेनी पीपल यूज्ड टू यूज द मोबाइल, और 10 साल 12-15 साल
टाइम्स बढ़ गए। वो कैसे बढ़ा है? पहले क्या होता था, जो अमीर आदमी थे उन लोग मोबाइल यूज करते थे, उनका जो ड्राइवर है या काम जो करते हैं वो देखता है मेरा मालिक यूज करता है तो मैं भी यूज करता हूँ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे सब में स्प्रेड हुआ। जो ड्राइवर देखा तो देखा हेडफोन रिक्शा वाला मैं भी यूज कर सकता हूँ, तो ऐसे बढ़ा है। और अगर आप आज देखेंगे जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में हम लोग कितना सारा ऐप यूज करते हैं। अगर वो 15 साल पहले ऐप्स आता तो हम लोग यूज करते? प्रोबेबली नॉट। तो हर एक चीज का एक टाइम रहता है। वो हम लोग जो मोबाइल बैंकिंग हम लोग बात कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग मुझे नहीं लगता कि वो इमीडिएटली वो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट व्हाट वी नीड इज द हैबिट। वो कस्टमर को बैंकिंग हैबिट में लाना है, एंड फॉर दैट यू नीड समवन हु विल हेल्प द कस्टमर टू डू बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड मेक इनकलकेट दैट हैबिट ऑफ बैंकिंग। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल जो हर एक कोऑपरेटिव बैंक या सब बैंक यूज कर रहे हैं वो माइक्रो एटीएम। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा माइक्रो एटीएम। वो एटीएम एंड माइक्रो एटीएम में डिफरेंस यही है कि एटीएम बहुत बड़ा है, माइक्रो एटीएम बहुत छोटा, मोबाइल से थोड़ा बड़ा है और उसमें कैश डिस्पेंसर नहीं है। बाकी एटीएम जो काम कर सकता है सब कर सकता है, उसको छोड़ के भी बहुत सारे अलग काम कर सकते हैं। जैसे अकाउंट ओपन करना है, ये कर सकते हैं। फिर आपका जो ई-केवाईसी से अकाउंट जो ओपन होता है, या आप कल का डेट में आप यूटिलिटी बिल आप लाना चाहते हो, या जैसे आपका जो कोऑपरेटिव सेगमेंट में आपको बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक का आपका एजेंट होगा जो डेली कलेक्शन करते हैं, राइट? तो ये डेली कलेक्शन को आप इसमें डाल सकते हो, माइक्रो एटीएम में डाल सकते हो। एंड उसमें एडवांटेज ये होगा कि आपका जो जितना भी कलेक्शन एजेंट कर रहे हैं तो वो इमीडिएटली आप ट्रैक कर सकते हैं कि एजेंट ऐसा ना हो एजेंट पैसा लेके 2 दिन के लिए वो इंटरेस्ट में लगा रहे हैं, 3 दिन बाद आपके बैंक में जाके जमा कर रहे हैं पैसा, ऑन द स्पॉट आपका सेटलमेंट हो जाता है सीबीएस में। हमारा स्टॉल है यहाँ पे माइक्रो एटीएम है, आप देख भी सकते हो माइक्रो एटीएम। एंड आज के डेट में माइक्रो एटीएम के लिए नाबार्ड से रीइंबर्समेंट मिल रहा है और मेरे हिसाब से 4-5 माइक्रो एटीएम अगर बिठाएंगे तो एक एटीएम आप बिठा सकते हैं। और 90 to 100% रीइंबर्समेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, 90% रीइंबर्समेंट आपका माइक्रो एटीएम से आ रहा है। पहले भी बहुत सारे पैनलिस्ट ने बोले हैं। तो आप माइक्रो एटीएम का एक ही एडवांटेज है, आप इसको लेके कहीं भी जगह पे जा सकते हैं। वो पूरा मोबाइल है, उसके लिए आपका बैकअप रहता है और ये सिम से जीपीआरएस से वो सीबीएस के साथ कनेक्ट हो जाता है। प्लस कल का डेट में जब आपको रुपए एनेबल करना है या चिप एंड पिन का भी आएगा, वो माइक्रो एटीएम अभी से वो दैट इज रेडी फॉर द फ्यूचर। माइक्रो एटीएम का अलग जो मेजर एडवांटेज जो होता है, आप उसको आपका जो एम्प्लॉय है उससे भी यूज कर सकते हैं। प्लस वो आप एजेंट बेस्ड मॉडल जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक फिल्टर बोलते हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव सेगमेंट में भी यूज करते हैं, जो एजेंट फॉर द डेली कलेक्शन, ये मॉडल पे भी यूज कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है जो पहले होता था बहुत सारे ऑफलाइन भी 100 टर्मिनल थे, उसका साथ बेसिक डिफरेंस है वो रियल टाइम है। ऑफलाइन वाले क्या होते थे, वो आपका डेली कलेक्शन वो खाता जैसा ही था, वो आपको एक कस्टमर को सिर्फ एक रिसीप्ट देता है, बाद में आके आपको एंट्री करना पड़ता था सीबीएस में या आपका कोर बैंकिंग जो भी सॉफ्टवेयर है। और माइक्रो एटीएम वो रियल टाइम सेटलमेंट हो जाता है। जब भी आपने कस्टमर से डिपॉजिट किया, इमीडिएटली कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और एक सेटलमेंट अकाउंट एटीएम जैसे एक सेटलमेंट अकाउंट को डेबिट होकर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है कौन सा एजेंट ने कितना कलेक्शन किया है। So that advantage you can take from micro ATM, which you will not able to do with the ATM or any other branchless platform that are available today. So I will take the lead and thank you very much. आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ बैठे हैं, सबको सुना और साथ में भोजन का भी समय काफी आगे निकल गया। आप लोगों की पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी कि आप इतनी देर बैठे रहे, शायद ये सोच के कि शायद कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सुनने को मिल रहा है। यहाँ मेरे साथ उपस्थित जितने पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे और जैसे कि मैंने शुरुआत की थी कि आप पेमेंट सिस्टम्स कोर बैंकिंग बात क्या, उसमें सिक्योरिटी की भी बात हुई, माइक्रो एटीएम की भी बात हुई। बैंक ने ये भी कहा, बैंक का नजरिया देते हो कि डरने की बात नहीं है, बैंक रहेंगे,
कंपटीशन आएगा, लेकिन कंपटीशन का टेक्नोलॉजी से ही आगे संभाला जा सकता है। और एक चीज जो कोऑपरेटिव बैंक के हित में है वो है आप लोगों का पर्सनल टच अपने कस्टमर्स के साथ, जो आप साथ में बैठ के अपनी चर्चा करते हैं। बैंक ने की शायद चर्चा भी की कि साहब आप कहते हैं गुजराती में बात किया तो एक अच्छा लगता है, कोऑपरेटिव बैंक सीना और बड़ा हो जाता है, आगे क्रिकेट की बात की तो और बढ़ जाता है, शायद यही कहा था आपने। तो ये जो अपनापन है वो एक चीज है जो बाकी जगहों पे नहीं मिल पाता है। लेकिन केवल अपनेपन से नहीं कहा जा सकेगा, साथ में सही टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। सिक्योरिटी आपने देख ली, एक चेंज बिजनेस प्रोसेस अगर हम चेंज करते हैं, नया सॉफ्टवेयर लगाते हैं, तो केवल हमारे पुराने सिस्टम में क्या था वो नए में आ जाए वैसा नहीं चलेगा। आपको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आया है। और क्योंकि ये चेंजेस लगातार आते चले जा रहे हैं, मेरे से पैनलिस्ट ने यहाँ चर्चा आने से पहले कहा कि साहब एनपीसीआई में आप बहुत कुछ परिवर्तन करते चले आ रहे हैं, तो कुछ नया जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दे दीजिए ताकि पार्टिसिपेंट्स को समझ में आए कि आने वाले समय में क्या है। तो एक तो चर्चा हुई थी, पहले सेशन में भी हुई थी, ईएमवी कार्ड की, जो कि आरबीआई ने मैंडेट कर दिया कि 1 सितंबर से चिप एंड पिन कार्ड ही इशू होंगे। इसका क्या है कि 31 अगस्त तक जो इशू है उसका क्या, उसके बारे में रिजर्व बैंक ने अभी कुछ नहीं कहा है। समय देंगे वो निश्चित रूप से कुछ साल, 3, 5, 2, ये उन पर निर्भर करता है, इंडस्ट्री पे निर्भर करता है कितने कार्ड हैं, उनको बदलना एक खर्चा है, बदलने के लिए समय भी चाहिए और खर्चा भी है, क्योंकि एक जो आज नॉर्मल कार्ड मैक्सवेल कार्ड है, रुपए कार्ड है, और जो ईएमवी कार्ड आएगा उसमें कॉस्ट में कम से कम 5 गुना ज्यादा कॉस्ट है, 4 से 5 गुना। तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा क्योंकि ये भी आपका कॉस्ट बढ़ने वाला है। एक नई जो टेक्निक लाई जा रही है एनपीसीआई द्वारा, शायद बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी इसके बारे में शायद जानकारी से अच्छा लगेगा। वो आज आपने देखा होगा हर बड़े शहर में एक मेट्रो ट्रेन शुरू हो गई। मेट्रो, आप दिल्ली में मेट्रो में जाते हैं तो वहां का एक कार्ड खरीदना पड़ता है, वो कार्ड लेकर अगर मुंबई में आ जाए तो नहीं चलता, वहां अलग खरीदना पड़ता है। यहाँ आएंगे तो शायद यहाँ अलग ही खरीदना पड़ेगा, कोची जाएंगे तो अलग खरीदना पड़ेगा। तो एनपीसीआई इसके बारे में काम कर रहा है जो कि कंप्लीट इंटरऑपरेबिलिटी रहेगी। आप वही रुपए कार्ड में चिप कार्ड के साथ, इसको कहते हैं टैप एंड गो, आपने टैप किया और निकल लिए। छोटी ट्रांजैक्शन जो है ये हम अलग एनेबल कर रहे हैं, शायद महीने 1.5 महीने के अंदर ये फाइनल हो जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा। और इस प्रकार के कार्ड जो हैं पूरे भारतवर्ष में हर प्रकार के परिवहन में इस्तेमाल किए जा सके, चाहे वो बसेज हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे गुजरात की हो, कहीं की भी हो, ये संभव हो पाएगा। दूसरी जो चीजें हैं वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। हम जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, जब तक हमारे कस्टमर्स और हमारे अपने इंटरनल कस्टमर्स की फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा, बैंक आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो आधार के बारे में चर्चा हुई थी, माइक्रोएटीएम के बारे में चर्चा हुई, आधार के बारे में चर्चा हुई, ये केवल बैंकों को सोचना है कि वो आगे क्या कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, हो सकता है आप चाहें, जो कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर हमारे साथी लॉकर की सुविधा का उपयोग करवाते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो वहाँ अटेंडेंस रजिस्टर होता है। आज आप चाबी लेके आता है और अटेंडेंस रजिस्टर साइन करता है, आपका स्टाफ जो है सिग्नेचर टैली करता है। क्या वो आधार कर सकता है? सोचिए, आधार करके अटेंडेंस रजिस्टर निकाल दीजिए। इससे ज्यादा रिस्क मिटिगेशन जिसको कहते हैं, रिस्क हटाना नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बिना कभी भी वो प्रूव नहीं कर सकता कि साहब मैं नहीं आया था, कोई मिल जाएगा, कोई और आ गया हो। तब आपका बायोमेट्रिक था, आपका आधार था, आप ही आए थे। इस प्रकार की और आप सोच सकते हैं। और आने वाले समय में जो एक सरकार की ओर से भी एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, आपने शायद डिस्कशन पेपर देखा होगा साइट पर, वो है इंसेंटिवाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड डिसइंसेंटिवाइजिंग कैश। आने वाले समय पर हो सकता है कैश पर टैक्स लगेगा और ट्रांजैक्शन अगर आप कार्ड या किसी और माध्यम से करेंगे उसमें सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे कई देश हैं जिनमें ये सक्सेसफुल मॉडल चला है, कोरिया एक है उसमें से, जिसमें कि इन्होंने इंसेंटिव दिया है कि
कैश, अगर आप कैश की जगह पर कार्ड यूज करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर कैश यूज करेंगे तो इससे लाभ हो जाएगा आने वाले समय में। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए धन्यवाद। Thank you to all the speakers. I would like to invite J.B. Shah from Gujarat Urban Cooperative Federation on the stage. He would like to make an announcement to all the banks. મારે ખાસ અગત્યની જાહેરાત કરવાની છે અને તે એ છે કે હવે આપણે લંચ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ ત્યારે લંચ પછીના 2 સેશન આપણી પાસે છે, અડધો કલાકના જ છે। એમાં સાયબર કાફે, સાયબર ક્રાઇમ જે ફિઝિકલી અને સાયબર ક્રાઇમ જે એની ઉપરનો છે અને બીજું એક સ્પેશિયલ પ્રેઝન્ટેશન છે। તો આપણે લંચ પતાવી અને જેટલા જલ્દી આપણે અહીંયા એસેમ્બલ થઈશું એટલો આપણો આજના દિવસનો સેમિનાર આપણે પૂરો કરીશું। તો લંચ લઈને બધા જ આપણે અહીંયા ફરી ભેગા થઈશું અને આપણે અહીંથી ભેગા થઈએ પહેલાં જે પેનલિસ્ટોએ આપણને અત્યાર સુધી જે માર્ગદર્શન આપ્યું છે એને મોમેન્ટો આપવાનું કાર્ય છે એ આપણે પહેલાં પૂરું કરીશું। પ્લીઝ બી સીટેડ ટિલ ધ મોમેન્ટો ઇઝ ગિવન ટુ ઓલ ધ પેનલિસ્ટ। I would request J.B. Shah sir to firstly felicitate Pushpendra Singh, Head Financial Inclusion and New Business, National Payments Corporation of India. Bhavik Godiwala, Delivery Manager, India, North Asia and Southeast Asia, Pinnacle Infosys Limited. K.P. Sahai, Managing Director, Sansraya Technologies Private Limited. Shashank Joshi, Managing Director, My Mobile Payments Limited. CEO of Best Beat Software Solutions, Anna Shekharan. Rahil Patel, CISO Kalapur Commercial Cooperative Bank. And Jayesh Chatpar, Head IT, Rajkot Nagarik Sahakari Bank. We would like to announce that lunch for